Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this video of 12th standard business studies, we are going to continue our chapter 5th, organizing. In this chapter, till now, we have covered up what is organizing, organizing process, importance of organizing, organizational structure and delegation. In the previous video, we studied about delegation. अब डेलीगेशन में हमने क्या जाना था? डेलीगेशन वॉज एंट्रस्टिंग योर सबऑर्डिनेट्स फॉर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्शन ऑफ वर्क. यानी कि जैसे बिजनेस में डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि अगर डेलीगेशन को सिंपल लैंग्वेज में मुझे अगर एक्सप्लेन करना हो, तो जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. वेरी फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आफ्टर दैट कम्स मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, then lower level of subordinate level of management. So in business we can classify the level of management in further three types. ठीक है, either we can say it is the first level of management, it is the second level of management and it is the third level of management. So what exactly delegation was? In delegation, the very first authority and responsibility for any conduction of work फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी वर्क की बात करें, किसी भी टास्क की बात करें, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसकी? टॉप लेवल की, यानी कि फर्स्ट लेवल की अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है. अब ये अपने आप को थोड़ा फ्री करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देते हैं. ठीक है, तो ये जो टास्क है, दिस टास्क इज द डेलीगेशन एंड ट्रस्टिंग योर सबऑर्डिनेट फॉर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज. अब जैसे इन्होंने इसको टास्क दिया, वैसे ही ये मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं? मिडिल लेवल वाले अपने लोअर लेवल को टास्क देते हैं. ठीक है, तो डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली टू के कॉम्बिनेशन में चलता है, यानी कि क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के फॉर्म में चलता है. मींस सुपीरियर एंट्रस्ट हिज सबऑर्डिनेट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एनी वर्क. तो ये अब तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं. आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? In today's video, we are going to study the decision making of the any organization. जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में डिसीजन मेकिंग कितने तरह की होती है, किस तरह से हम एक फर्म को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अब डेलीगेशन की कहानी मैंने आपको सुनाई थी. अब डेलीगेशन की कहानी को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नई कहानी शुरू करते हैं. आज की कहानी क्या है? मैं ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रहा हूं XYZ प्राइवेट लिमिटेड. ऑन अदर हैंड मैं ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रहा हूं ABC प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फिगर बनाता हूं मैं. नंबर 1, ये आपका क्या हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट. 2, 3, 4, ये क्या हो गया आपका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सॉरी, ये क्या हो गया आपका? लोअर लेवल मैनेजमेंट. सेम ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाऊंगा मैं. ये आपका मिडिल लेवल, ये आपका लोअर लेवल.
अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किए हैं, एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एक ABC प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड में जो स्ट्रक्चर है वो मैंने कॉमन ही रखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉमन ही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी कि टॉप लेवल पे आते हैं 1, उसके सबऑर्डिनेट हैं 2, 3 एंड 4, उस पर उनके सबऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेम विद ABC प्राइवेट लिमिटेड, 1 एट टॉप, 2, 3, 4 एट मिडिल एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका जो है वो काय पे है, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है। अब मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन को ड्रॉ क्यों किया है, इसका एक रीजन है। जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, जब इनके पास कोई वर्क आता है या टॉप लेवल के पास कोई वर्क आता है, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड वाले क्या करते हैं, ये लोग अपने वर्क को क्या करते हैं, एंट्रस्ट करते हैं और अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में। यानी कि एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज है वो सारे एम्प्लॉयज में बटी हुई है, ठीक है। किसी की अथॉरिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर हैं सबके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो फॉलो हो रहा है क्या, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो डिस्पर्स की गई है एज पर द क्वालिटी, एंड जो अथॉरिटी का डिस्पर्शन है, अथॉरिटी का जो किस तरह से स्कैटर की जाएगी, ये डिसीजन है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का। यानी कि किसको कितनी अथॉरिटी किस लेवल पे देनी है, ये सारा का सारा टॉप लेवल ने डिसीजन दिया है। लेकिन ABC प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती जाती है। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी सबऑर्डिनेट वाला हमारा क्राइटेरिया है, इन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी के सारे राइट टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। यानी कि राइट और अथॉरिटी नॉट शेयर्ड। तो हमने क्या देखा, मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल दिए, मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दिए, मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड में क्या हो रहा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाज शेयरिंग ऑल द अथॉरिटीज एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट, वेदर दैट एम्प्लॉयज 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9 मींस हर लेवल पे कहीं ना कहीं अथॉरिटी शेयर हो रही थी इस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी जो अथॉरिटी थी, सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग के राइट थे, वो केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कंसंट्रेटेड थे। यानी कि जो राइट और अथॉरिटी थी वो शेयर नहीं की गई थी। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जहां पे आपकी अथॉरिटी डिस्पर्स होती है, जहां पे आपकी अथॉरिटी एम्प्लॉयज की क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी के साथ के बेसिस पे शेयर की जाती है, इस तरह की डिसीजन मेकिंग को हम बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, यानी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड जो आपका कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ये है आपका सेंट्रलाइजेशन। अब सिंपल टर्म में, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी नहीं शेयर की गई है। अब हाउ डू वी डिफरेंशिएट और हाउ डू वी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। Decentralization is the concept in which the authority to do work is shared within the organization as per the capability of its employees, as per the superior subordinate relationship। जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का डिस्पर्सल सारे एम्प्लॉयज में इस तरह से हो कि किसी में बर्डन ना पड़े और हर एम्प्लॉय की पर्सनल ट्रेनिंग भी हो और एम्प्लॉय के पर्सनल स्किल में भी एनहेंसमेंट हो। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नॉट शेयर्ड विद एनीवन, इट लाइज ओनली इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो
तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। अब जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का देखिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी को केवल अपने कंसंट्रेटेड रहेगी टॉप लेवल के पास, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी है वो अपनी शेयर की जाएगी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि वर्कलोड नहीं निकल के आता। इसका फायदा ये होता है कि हर लेवल पे हर एम्प्लॉय की काम करने की कैपेबिलिटी का पता भी हमको चलता रहता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली इज मच बेटर देन सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे बेनिफिशियल रहता है? केवल और केवल एक या दो पॉइंट्स में सेंट्रलाइजेशन जो है वो बेनिफिशियल रहता है, जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हम सारे सबऑर्डिनेट्स को नहीं दे सकते, तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग यूजुअली सेंट्रलाइज होती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। इसका और एक बार हम स्टडी करेंगे जब हम इस वीडियो को स्लाइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात मैं बताना चाहूंगा। हमने कॉन्सेप्ट तो समझा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। अब सर हमने इससे ठीक पहले स्टडी किया था क्या? हमने इससे पहले डेलीगेशन स्टडी किया था। हमने ठीक इससे पहले क्या स्टडी किया था? हमने इससे ठीक पहले डेलीगेशन स्टडी किया था। ठीक है सर, डेलीगेशन भी तो सेम ही था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का तो अपना क्लियर है कि सेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो कंसंट्रेटेड रहेगी एक अथॉरिटी के हाथ में, एंड दैट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? एक्चुअली decentralization is the extended form of delegation. Decentralization is the extended form of delegation. अब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप CEO, आफ्टर दैट प्रोडक्शन हेड। हम एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रहे हैं जहां पर टॉप लेवल में CEO, आफ्टर दैट प्रोडक्शन हेड, आफ्टर दैट कम प्रोडक्शन मैनेजर, देन सुपरवाइजर एक्सेट्रा। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया इसमें टॉप लेवल पे CEO, आफ्टर दैट प्रोडक्शन हेड, देन प्रोडक्शन मैनेजर एंड देन सुपरवाइजर। अब जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन क्या कहता है? सिंपल से पहले समझो, CEO के पास कोई अथॉरिटी आई, CEO के पास कोई रिस्पांसिबिलिटी आई, तो उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर दी प्रोडक्शन हेड के पास। प्रोडक्शन हेड के पास वर्क आया, उसने ट्रांसफर कर दिया प्रोडक्शन मैनेजर के पास, एंड प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्क ट्रांसफर कर दिया सुपरवाइजर के साथ। तो अब CEO सुपीरियर है, इसने अपने सबऑर्डिनेट को वर्क ट्रांसफर किया इंटरेस्ट करके। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका डेलीगेशन। ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क इंटरेस्ट करके ट्रांसफर कर रहा है एंड उसके लिए अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी भी दे रहा है, तो ये आपका डेलीगेशन है। सेम यहाँ पे जब प्रोडक्शन हेड एज अ सुपीरियर है और वो अपने सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन मैनेजर को वर्क ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेलीगेशन है, एंड यहाँ पे ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क दे रहा है, तो यहाँ पे ये डेलीगेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। जहां पे एक पूरा सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है कि अथॉरिटी डिस्पर्स की गई है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और द थिंग इज दैट कि जो डेलीगेशन है वो कंपलसरी होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन होता है एज पर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं स्लाइड्स पर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू ऑफ आवर टॉपिक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक बार और देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली सेंट्रलाइजेशन इज। सेंट्रलाइजेशन फोकस ऑन व्हाट पॉइंट एग्जैक्टली? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स।
ठीक है, यानी जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो केवल और केवल कंसंट्रेटेड रहती है किसके पास, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास, मीन्स लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट डजंट हैव एनी दैट अथॉरिटी, दे डोंट शेयर ऑटोनॉमी लाइक द हायर मैनेजमेंट डज, एंड दिस हैपन्स मोस्टली इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द डिसीजन इज टेकन बाय ओनली द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब most important thing is decentralization. On what point decentralization focuses on? Process of giving authority at lowest level of management to take decision within their power. और सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो dispersal of authority within the level of management, यानी कि टॉप लेवल से लेके मिडिल एंड लोअर लेवल तक अथॉरिटी को डिस्पर्स करने की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन. वेयर मैनेजर एंजॉयज मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, जहाँ पे मैनेजर के पास जो रहता है वो फ्रीडम रहता है वर्क करने के लिए. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली वेरी सूटेबल फॉर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसीज एट्सेट्रा. ठीक है, एमएनसीज के लिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, बहुत अच्छे आउटकम इसके निकल के आते हैं. अब डिफरेंस क्या है ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, एग्जैक्टली ये समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है. डिसीजन मेकिंग पावर एट हायर लेवल्स एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पावर एट द लोएस्ट लेवल. सुटेबिलिटी, स्मॉलर फर्म्स एंड लार्ज फर्म्स. ऑटोनॉमी, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे मैनेजर एंजॉयज मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन. तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब देख लेते हैं हम एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, क्या है वो, ड्रीम्स. इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखेंगे फॉर टू लर्न द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ड्रीम्स में डी स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग बिकम्स फास्ट, आर स्टैंड्स फॉर रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, A stands for assistant growth, E for enhancing initiative among subordinates, M managerial talent for the future develops, and smooth control. So let us start with dreams with D. ठीक है, beginning करते हैं हम advantages of decentralization. The very first advantage of decentralization is the decisions are taken to the nearest point of action. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत फास्ट इस वजह से हो जाती है कि देखिए अगर पावर आपकी सेंट्रलाइज रहेगी तो आप अगर सबऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि सपोज कीजिए मैंने जो आपको बोर्ड पे एग्जांपल दिया था वहाँ पे जो मैं सारी की सारी पावर जो है वो नंबर 1 के पास है, ठीक है, और काम आपका 8-9 के पास है, और 8-9 के पास अथॉरिटी तो है नहीं, बिकॉज जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है. तो उस केस में बहुत डिले हो जाएगा कि पहले परमिशन लेके आनी पड़ेगी. विदाउट द परमिशन दे डोंट हैव सेल्फ ऑटोनॉमी फॉर द कंडक्शन ऑफ एनी टास्क. उस केस में क्या है, उस केस में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. तो लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे जो नियरेस्ट सबऑर्डिनेट सुपीरियर है ना उनके बीच भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. नियरेस्ट पॉइंट का मतलब है जो नियरेस्ट एम्प्लॉय है उस काम के लिए अगर उसे वो अथॉरिटी दी गई है तो उसको उस अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है. ठीक है, और इसमें क्या है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स. और जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिस्पर्स की जाती है तो ये वहाँ पे क्लियर रहता है कि किसको किसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट है, किसको कितनी सेल्फ ऑटोनॉमी दी जा रही है. ठीक है, उससे क्या होगा, जब इतना इजी प्रोसेस हो जाएगा जहाँ पे नियरेस्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट आप डिसीजन ले पाएंगे, तो उस केस में सबसे अच्छा बेनिफिट ये निकल के आएगा कि आपकी कंपनी की या आपके फर्म की डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी. आपको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. अब अल्टीमेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर क्वालिटी एंड फीचर्स की बात करूं, अगर आप लोगों को याद हो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यूजुअली गिव्स मोर टाइम इन बिजनेस रादर देन मिडिल लेवल एंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लेवल. ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है, इट रिड्यूसेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय अ सुपीरियर. यानी कि हर काम के लिए, छोटे से काम के लिए भी सीधा सीईओ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब जैसे कहीं पे क्वालिटी कंट्रोल चेक होना है, सीईओ थोड़ी आएगा हर प्लांट पे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए. उसके लिए उन्होंने हेड बनाए हुए हैं, प्रोडक्शन हेड बनाया हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर बनाए हुए हैं, सुपरवाइजर बनाए हुए हैं, फोरमैन बनाए हुए हैं. तो ये सारा उन लोगों का काम है.
ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जब इस डिसीजन मेकिंग से वो फ्री होते हैं तो आफ्टर दैट टॉप मैनेजमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन मेजर पॉलिसी डिसीजन रादर देन डे टू डे डिसीजन। ऐसे डे टू डे छोटे छोटे डिसीजंस में पार्ट लेने की बजाय वो कंपनी और फर्म के बड़े बड़े डिसीजन में पार्ट ले सकते हैं। एनहेंस इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। एक और फ़ायदा ये है कि सबऑर्डिनेट के बीच इनिशिएटिव ग्रो करता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब अथॉरिटी जो है वो डिस्पर्स होती है सारे लेवल्स पे एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस जो है प्रमोट होता है अमंग द सबऑर्डिनेट्स। क्यों? बिकॉज ही हैज़ फ्रीडम टू टेक हिज ओन डिसीजन। एंड जब डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, जब यानी कि एम्प्लॉयज़ को आप फ्रीडम दोगे डिसीजन मेकिंग करने की, उनको अथॉरिटी दोगे, उनको फ्रीडम दोगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकें, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो क्रिएटिव हो जाता है एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जब बिजनेस में एम्प्लॉय आपका क्रिएटिव हो गया, डेफिनेटली ही विल गिव यू पॉजिटिव आउटकम एंड इट विल गिव यू अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द बिजनेस। अब असिस्टिंग ग्रोथ। अब असिस्टिंग ग्रोथ, हाउ असिस्टिंग ग्रोथ, इससे पहले कि हमने पॉइंट पढ़े कि किस तरह से एम्प्लॉय एक तो क्रिएटिव हो जाता है, दूसरा डिसीजन जो आपका सुपीरियर लेवल है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका सुपीरियर लेवल फ्री है, जब आपका एम्प्लॉय क्रिएटिव है, तो डेफिनेटली जो आपका टॉप लेवल है वो अब बिजनेस की ग्रोथ में काम कर सकता है, ठीक है। अवॉर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। तो जब आपका डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच इंडिपेंडेंस आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो इससे क्या हुआ? टीम स्पिरिट डेवलप हो गई, ठीक है। और टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती है तो डिपार्टमेंट्स के बीच में सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है कि हमें अपने आप को दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छा प्रूव करके दिखाना है। तो जब इतने सारे प्रोसेस, देखिए हमने पहले भी इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग ऑफ सुपीरियर वाला पॉइंट हो, चाहे आपका एम्प्लॉय क्रिएटिविटी वाला पॉइंट हो, हर पॉइंट में अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि पावर जो है वो शेयर की गई थी, आपकी अथॉरिटी जो है शेयर की गई थी। एंड जब अथॉरिटी शेयर की जाती है तो टीम स्पिरिट मेंटेन होती है, एक साथ काम करने की भावना जागती है। एंड जब हर एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। एम स्टैंड फॉर मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर डेवलप्स। अब हर मैनेजर, हर सुपीरियर, हर फोरमैन के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है, यानी कि वो अपना वर्क अपने दिए हुए राइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को राइट दिया गया है प्रूव द एबिलिटीज टू डू देयर ओन वर्किंग। अब जब एम्प्लॉयज़ को आप राइट दोगे, एम्प्लॉय अपने पर्सनल स्किल को एनहेंस करेगा, तो इससे क्या होगा? उसके अंदर मल्टी स्किल टैलेंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार ज़्यादा हैं, वो अपने दिए हुए राइट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ठीक है। और जब एक एम्प्लॉय बहुत टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन में देता है तो वो इतना स्किल्ड हो जाता है तो वो फ्यूचर के लिए अपने मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आपका प्लेसमेंट होता है कॉलेज से तब आपकी सैलरी कम होती है, तब आपका डेजिग्नेशन छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी कंपनी में आगे बढ़ते हैं, आप उसमें टाइम देते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है एंड आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऑटोनॉमी के अंदर में काम करके दे रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जिससे आपका स्किल एनहेंसमेंट भी हो रहा है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर कंट्रोल। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ वर्क ही डिवाइड नहीं करता, ये आपका परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करता है कि हर लेवल पे क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है, ठीक है। और एंड कैन बी अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट। अब एंड ऑफ द डे उनके रिजल्ट के लिए आंसरेबल कौन रहेगा? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि सुपीरियर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस गोल कैन बी इफेक्टिवली अचीव। अब पावर शेयर की गई है तो एक चीज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी वो नहीं आएगी, वो है अकाउंटेबिलिटी की।
बिकॉज अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आपको याद हो, तो वहाँ पे जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें अकाउंटेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये नहीं समझ में आता था कि कौन किसके अकाउंटेबल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्क की डिवीज़न फंक्शन के बेसिस पे हो रहा था। लेकिन जब आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे हर वर्कर की अपनी ऑटोनॉमी है, हर लेवल की अपनी ऑटोनॉमी है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एक तो क्लियर होती है, और जब अकाउंटेबिलिटी की क्लियर होती है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी आपकी किसके लिए होगी? अकाउंटेबिलिटी आपकी टॉप लेवल के लिए होगी, और टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्टिव होगी, यानी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी बनेगी वहाँ पे सारी एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी आपकी टॉप लेवल के हैंड में आएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका था इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, हमने डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में कुछ पॉइंट स्टडी किए थे जब मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि हाउ डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट देन डेलीगेशन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार स्टडी कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है वो। देखिए, इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज इंक्रीज रोल ऑफ सबऑर्डिनेट एट लोएस्ट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में आपका टॉप लेवल से लेकर के लोएस्ट लेवल तक सबका रोल होता है, लेकिन यहाँ पे जो रोल होता है वो केवल और केवल 2 लेवल्स का होता है, और जो मैनेजर होता है उसका बर्डन कम होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि जो टॉप लेवल है, चाहे वो मैं मिडिल लेवल की बात करूँ या टॉप लेवल की बात करूँ, तो अपने वर्क को शेयर करने को हम बोलेंगे क्या? डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट के पास भी अथॉरिटी आ जाती है। अब असेंशियलिटी की बात करूं तो आपका डेलीगेशन है वो कंपलसरी एक्ट है, बिकॉज सारे के सारे काम मैनेजर या टॉप लेवल अपने आप नहीं कर सकते। आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे, आपको अपने वर्कर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आपको उन्हें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है। आपका बिजनेस छोटा है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे अपनी जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डेलीगेशन आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन आपको मस्ट फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। अब ऑटोनॉमी की बात करूं, यानी कि राइट ऑफ वर्क की बात करूं, तो यहाँ पे जब डेलीगेशन की बात करता हूं तो डेलीगेशन में जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं वो फ्रीडम कम इंजॉय करते हैं, यानी उनको फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम किसके पास होती है? मैनेजर के पास, बिकॉज मैनेजर ने अपना वर्क जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है एज पर द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स जो है वो मोर फ्रीडम एंजॉय करते हैं, बिकॉज यहाँ पे राइट उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की गई है वो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको राइट दिया गया है, ना कि जस्ट मैनेजर ने अपने बर्डन को कम करने के लिए दिया है, जैसा कि डेलीगेशन में होता है, ठीक है। अथॉरिटी विड्रॉन की बात करूं तो डेलीगेशन में अथॉरिटी इजीली विड्रॉन हो सकती है, लेकिन हम डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और डेलीगेशन आपका 2 लेवल पे काम करता है, जैसा मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्कोप की बात करूं, स्कोप का पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। जो डेलीगेशन है वो आपका टॉप लेवल से स्टार्ट होके लोएस्ट लेवल पे आता है, लेकिन जो आपका डेलीगेशन है, डेलीगेशन आपका इमीडिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था किस तरह से डेलीगेशन आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में 2 लेवल में वर्क करता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्लाइड्स ऑफ दिस टॉपिक। अब चलते हैं बोर्ड पे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडी ऑफ द सेम टॉपिक। This video we are continuing the chapter organizing. In this video we have covered up what is centralization and decentralization along with the board work and the slide work. Now I'll be discussing about the case studies of the same topic, centralization and decentralization.
we'll be going through what kind of case studies can be there and how to attend the case study in the board examinations. As you already know from the previous year, the board is currently increasing the weightage of case study in your question paper. अब केस स्टडी के हर वीडियो में मैं एक चीज हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, दैट इज यू गाइस शुड डू एक्टिविटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल एंड even you have good communication skill, you should go through case study at least twice or thrice, so you guys don't skip any of the important topic. In this video we are going to discuss two case studies of the chapter organizing. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली केस स्टडी से. पहली केस स्टडी है आपकी क्या, अल्फा लिमिटेड. At Alpha Limited, all expenses bill of payments are processed by general manager himself. He feels quite overburdened. He decided to delegate his work to deputy general manager. देखिए कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेंगे, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि इन एवरी केस स्टडी देयर इज वन हाईलाइटेड स्टेटमेंट और मोर, सो वी शुड लुक फॉर दोज हाईलाइटेड स्टेटमेंट. देख लेते हैं. At Alpha Limited, all expenses bill of employees are processed by general manager himself. He feels quite overburdened. ठीक है, he feels quite overburdened. Who? General manager feels quite overburdened. He decided to delegate his work to deputy general manager. यानी क्या किया, जो पहले जो वर्क था वो सारा जनरल मैनेजर के द्वारा किया जाता था. ठीक है, उसने अपना वर्क क्या किया, उसने अपना वर्क डेलीगेट कर दिया. किससे? जनरल मैनेजर से. देखिए यहाँ पे डेलीगेशन हुआ किस तरह से, एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट पे भरोसा करके एंट्रस्ट किया एंड उस एंट्रस्टिंग के थ्रू उसने उसको एक अथॉरिटी दी एंड अलॉन्ग विद द अथॉरिटी ही आल्सो ट्रांसफर्ड सम रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कंडक्शन ऑफ दैट वर्क. ठीक है, उससे आगे चलते हैं. बट आफ्टर सम टाइम द डेप्यूटी जनरल मैनेजर डिस्पर्सेस. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस स्टडी का. आपका आंसर इस एक टर्म से निकल के आ जाएगा, डिस्पर्सेस. ठीक है, आगे चलते हैं. Disperses this authority to various levels throughout the organization. Now all bills for the traveling are processed through respective departmental supervisor. Question क्या है? Name the concept of management highlighted in above case before and after delegating the authority. यानी कि हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो डेलीगेट यानी जब जनरल मैनेजर ने जीएम ने डीजीएम को इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था वो, एंड उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया उसने. देखिए मैंने यहाँ पे क्या अंडरलाइन करवाया था कि सबसे पहले जो काम था, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज आर प्रोसेस्ड बाय जनरल मैनेजर. यानी कि सब जो यहाँ पे टर्म आया है हिमसेल्फ. ठीक है, यानी कि पहले जो सारा का सारा काम कौन कर रहा था, जनरल मैनेजर कर रहा था. मींस देयर वर नो शेयरिंग ऑफ पावर और द अथॉरिटी वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ जनरल मैनेजर. सो द कॉन्सेप्ट, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेलीगेशन टू डेप्यूटी जनरल मैनेजर, द कॉन्सेप्ट फॉलो बाय अल्फा लिमिटेड वाज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. बिकॉज पहले जो अथॉरिटी थी वो सारी जीएम के पास कंसंट्रेटेड थी. अब डेलीगेशन के बाद क्या हुआ, जो डीजीएम था, डीजीएम ने क्या किया, डीजीएम ने अपनी जो अथॉरिटी है वो क्या कर दी, डिस्पर्स कर दी. एंड डिस्पर्स जो टर्म है वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही हाईलाइटेड टर्म है. डिस्पर्शन का मतलब होना है फैला देना, यानी अपनी अथॉरिटी को उसने अपने सबऑर्डिनेट्स में क्या कर दिया, शेयर कर दिया. ठीक है, तो डेलीगेशन से पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था सेंट्रलाइजेशन, एंड डेलीगेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, 3 to 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख के आएंगे एंड यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लेके आएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज फॉलोड बिफोर द डेलीगेशन व्हेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज फॉलोड आफ्टर द डेलीगेशन टू डीजीएम. ठीक है, तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी. सेकंड केस स्टडी पे जाते हैं. ये हमारी पहली केस स्टडी थी. सेकंड केस स्टडी क्या कहती है, समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनिरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर द रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज. समीर गुप्ता ने एक कंपनी स्टार्ट की है, डोनिरा लिमिटेड. अब इनका जो एम क्या है, ये इकोनॉमिकल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं मोस्टली इंडियन रूरल मार्केट के लिए. तो उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी 15 एम्प्लॉइज से शुरू की थी. उसके बाद
द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स, अपने बिगिनिंग ईयर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एज द प्रोडक्ट वाज गुड एंड मार्केटेड वेल, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेंट अप. अब मार्केट अच्छा हुआ, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड क्या थी, वो डिमांड बढ़ गई. टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज, यानी कि और काम, बढ़े हुए काम के लिए कंपनी डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू हायर मोर एम्प्लॉयज. समीर गुप्ता, who was earlier taking all decision, had to selectively disperse. देखिए यहाँ भी टर्म आ गया disperse, ठीक है, disperse the authority. He believed that subordinates are competent, capable and resourceful, can assume responsibility for effective implement of their decisions. This paid off and the company was not able to increase its production but also expanded product range. यानी कि अल्टीमेटली जब उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से ना ही उसकी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया बल्कि उनकी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई. यानी पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे तो उन्होंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपने इंट्रोड्यूस कर दिए मार्केट में. क्वेश्चन क्या कहते हैं? Question is very first, identify the concept used by Sameer Gupta through which he was able to steer the company to the greater heights. And the concept here highlighted is the concept of decentralization, because जब उसे जरूरत थी उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया कैपेबल एम्प्लॉयज में. एंड अथॉरिटी डिस्पर्शन का ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्किंग 3 important points I am not going to discuss in the case study that I have already told you in the previous part of this video. तो केस स्टडी में आपने देखा डिसेंट्रलाइजेशन टर्म की जब भी केस स्टडी आती है ना तो 80 to 90% केसेस में इस टर्म का यूज आपको मिलेगा डिस्पर्शन. डिस्पर्शन यानी कि फैला देना. आपने बचपन में सुना होगा सीड डिस्पर्सन, वही वाला टर्म है डिस्पर्सन यानी कि स्कैटर करना. ठीक है, तो हाईलाइटेड स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे, अपने कम्युनिकेशन में काम करेंगे एंड एटलीस्ट रीड केस स्टडी ट्वाइस और थ्राइस. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ.